नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं द्विवेदी युग के 45 प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम करेंगे और सभी प्रश्नों को जो है डिटेल में करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे ताकि आपको जो है द्विवेदी युग अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? विकल्प है हमारे शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो जहाँ द्विवेदी युग की बात आती है, उसके नामकरण की बात आती है, तो द्विवेदी युग का नामकरण जो हुआ है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में कुछ छात्रों को जो है कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि दोनों ही द्विवेदी हैं और इनके जो है काफ़ी कथन और परिभाषाएं आती रहती हैं, इनके विषय में पूछा जाता रहता है, तो बच्चे भूल जाते हैं द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि महान वीर जो द्विवेदी हैं उनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? और विकल्प है हमारे 901, 903, 902 या फिर 904। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक 903 में बने थे। उन्होंने 1903 से जो है 1920 तक संपादन भार संभाला है सरस्वती पत्रिका का। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा द्विवेदी युग के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1864 में। ठीक है, 1864 में इनका जन्म हुआ है। और अगर महावीर प्रसाद जी की उपलब्धियों की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली के विषय में काफ़ी कार्य किए हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कांता प्रसाद गुरु को आधार बनाकर जो है भाषा को जो है व्याकरणिक एक रूपता देने का भी प्रयास किया है। और खड़ी बोली के विकास के लिए भी उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि खड़ी बोली का विकास हो सके। ठीक है, और यही कारण है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे जो है द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। द्विवेदी जी की अगर रचनाओं की मैं बात करूं तो द्विवेदी जी की टोटल रचनाएं 80 हैं। ठीक है, टोटल तो 80 हैं, लेकिन अब मैं सबका बताने बैठूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ की बात करूं मैं तो देखिए, कविता कलाप, काव्य मंजूषा, ऋतु तरंगिनी, बहुत सारी कविता जो रचनाएं हैं उनकी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, द्विवेदी युग की कविता की मुख्य विशेषता क्या है? और विकल्प है हमारे उपदेशात्मक इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक और नारी चेतनात्मक। तो देखिए, द्विवेदी युग की कविता की मुख्य विशेषता क्या है? उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मकता। देखिए, जब आप सेकंड यूनिट करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत लेंथी यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं तो सेकंड यूनिट बल्कि आपकी बाकी यूनिटों के साथ खुद ही कंप्लीट होती चली जाती है। ठीक है, जैसे कि आप द्विवेदी युग करते हैं तो फिर सेकंड यूनिट का एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। तो द्विवेदी युग की कविताओं की विशेषताएं बतानी है हमें, तो उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता है। ठीक है, इससे पहले हमें भारतेंदु युग क्या था? तो भारतेंदु युग की क्या विशेषता थी? भारतेंदु युग की विशेषता थी यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद थी। और क्या था? यथार्थवाद के बाद इतिवृत्तात्मकता नहीं था, उसका आदर्शवाद था। ठीक है, उपदेशात्मकता की जगह आदर्शवाद था, भारतेंदु का आदर्शवाद था। और इतिवृत्तात्मकता की जगह क्या था? हाँ जी, इसमें इतिवृत्तात्मकता है और उसमें यथार्थवाद है। आदर्श और यथार्थ था भारतेंदु में और उपदेश और इतिवृत्तात्मक है द्विवेदी युग में। ठीक है, जब आप इनमें कंपेयर करना सीखेंगे, इसमें अंतर करना सीखेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपको हिंदी साहित्य में जो है समझ बढ़ेगी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? विकल्प है कृष्ण शलक, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास या फिर रस कलश। तो हरिऔध जी ने रस कलश में जो है आदर्श प्रेमिका की कल्पना की है। ठीक है, रस कलश के अगर मैं प्रकाशन वर्ष की बात करूं तो 1940 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रस कलश का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 है। प्रश्न संख्या 5 है, हरिऔध जी का रीति ग्रंथ क्या है? रस कलश, पद्य प्रसून, पारिजात या फिर चौके चौपदे। तो रस कलश जो है वो हरिऔध जी का रीति ग्रंथ भी है।
ठीक है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ब्रज भाषा में प्रथम रचना कौन सी है? और विकल्प है हमारे प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक, वैदेही वनवास या फिर रस कलश। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कृष्ण शतक जो है वो ब्रज भाषा में प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, वैदेही वनवास के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की काफ़ी प्रसिद्ध कृति है, तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वैदेही वनवास की मैं बात करूं तो इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। ठीक है, मैथिली जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? और विकल्प है हमारे 17, 11, 15 या फिर 7। तो खड़ी बोली का जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास वह 17 भागों में विभक्त है। ठीक है, तो इसके 17 भागों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये है प्रिय प्रवास के 17 सर्ग। पहला सर्ग है गोकुल ग्राम की संध्या, ब्रिज की रमणीयता दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग राधा का विलाप, चौथा सर्ग कृष्ण का आगमन, पांचवा सर्ग राधा और कृष्ण का मिलन, छठा सर्ग ब्रिज का वर्णन, सातवां सर्ग कृष्ण का मथुरा गमन। उसके बाद है आठवां सर्ग है द्वारिका आगमन, नवां सर्ग श्री कृष्ण का राज्य, 10वां सर्ग ब्रिज की विरक्ति, 11वां सर्ग कंस का वध, 12वां सर्ग नकुल का आगमन, 13वां सर्ग कंस का वध। ठीक है, और इसके बाद है 14वां सर्ग दुर्योधन का वध, 15वां सर्ग युधिष्ठिर का राज्य, 16वां सर्ग युधिष्ठिर का राज्य और 17वां सर्ग जो है वो है अंतिम मिलन। ठीक है, तो ये है प्रिय प्रवास के 17 सर्गों के नाम। आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, इनमें से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है? और विकल्प है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं वो द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं बल्कि स्वतंत्रता युग के कवि जिन्हें माना जाता है, क्योंकि इनका जन्म क्या है, इनका जन्म ही 1906 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम ज्ञात कीजिए। विकल्प है हमारे विष्णुप्रिया, जय भारत, द्वापर और यशोधरा। दूसरा विकल्प है जय भारत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, द्वापर। तीसरा विकल्प है यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। और चौथा है द्वापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा और जय भारत। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनको सही क्रम में लगाने के लिए, तो सही क्रम में क्या लगेगा, तो इसका विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले आता है यशोधरा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार यशोधरा सबसे पहले आता है, क्योंकि यशोधरा का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1932 है। ठीक है, दूसरा आता है द्वापर, द्वापर का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो द्वापर वर्ष जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 है। तीसरा आता है जय भारत, जय भारत का प्रकाशन वर्ष 1952। और अंतिम है विष्णुप्रिया, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या होता है, 1957। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर हम इन्हें लगाते हैं तो तीसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाता है। अब आते हैं कि ये सारी रचनाएं हैं किसकी। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। ये भी आपको याद रखना है, किसकी रचनाएं हैं, गुप्त जी की रचनाएं हैं। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 11, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? विकल्प है हमारे द्वापर, पथिक, यशोधरा या फिर गुरुकुल। तो जो पथिक रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित नहीं है, बल्कि वो किसकी रचना है, राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की मैं बात करूँ तो राम नरेश त्रिपाठी जी की पथिक जो है 1920 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके अलावा त्रिपाठी जी की एक और रचना है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और वो है मिलन। ठीक है,
मिलन का प्रकाशन वर्ष 1917 है। तो त्रिपाठी जी की जो है मिलन रचना भी काफ़ी पूछी जाती है। तो पथिक और मिलन रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं और इनका प्रकाशन वर्ष क्रम से 1920 और 1917 है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? और विकल्प है हमारे षष्ठी, सप्तम, अष्टम या फिर नवम। तो साकेत का जो नवम सर्ग है वो सबसे ज़्यादा मार्मिक सर्ग है, क्योंकि उसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन काफ़ी मार्मिक रूप में किया गया है। तो चौथा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 13, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? और विकल्प है हमारे कविता कौमुदी, उद्यत चरित, प्रिय प्रवास और लोकायत्न। तो देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो कि द्विवेदी युग का भी जो है काफ़ी आप कह सकते हो आधार स्तंभ की तरह या फिर प्रसिद्ध महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसके 17 सर्ग हैं, जिनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और प्रिय प्रवास के प्रकाशन वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रिय प्रवास है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 है। ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए, हरिओ जी की रचना है। प्रश्न संख्या 14, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? विकल्प है हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन, दूसरा है नागरी प्रचारणी सभा, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। तो तीसरा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिए, मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है? और विकल्प है हमारे जय भारत, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। देखिए, वैसे तो सारी ही जो कृतियां हैं वो हिंदी संस्कृति से संबंधित है, लेकिन जो जय भारत है उसको स्वच्छ दर्पण हिंदी संस्कृति का कहा जाता है। पहला विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जय भारत के अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 में जो है यह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 16 देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? विकल्प है हमारे सूरदास को, वल्लभाचार्य को, तुलसीदास को या फिर महाप्रसाद द्विवेदी को। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को इन्होंने अपना काव्य गुरु माना है। किसने? मैथिली शरण गुप्त जी ने। प्रश्न संख्या 17 देखिए, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? और हमें विकल्प दिए हैं नवम, दशम, एकादश या द्वादश। तो साकेत के देखिए नवम सर्ग में जो है उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन वर्णित किया गया है, और नवम सर्ग ही वो सर्ग है जिसमें उर्मिला के विरह का भी वर्णन किया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नवम सर्ग में पहले जो है उर्मिला का विरह वर्णन है और अंत में जो है लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन का वर्णन है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 18, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? और विकल्प है हमारे साकेत, यशोधरा, भारत भारती या फिर जय भारत। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी की जब भारत भारती प्रकाशित हुई थी तो उससे देश में राष्ट्र प्रेम की जो है एक लहर सी दौड़ गई थी, और इस रचना ने जो है पूरे देश में राष्ट्र प्रेम की जो है धूम मचा दी थी। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष आपको याद है भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपको याद है तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 है। ठीक है, भूलना नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 19, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? भारत भारती, रंग में भंग, साकेत या फिर यशोधरा। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम रचना रंग में भंग है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1909 है। 1909 में रंग में भंग जो है प्रकाशित हुई थी, और ये इनकी प्रथम रचना मानी जाती है गुप्त जी की। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 20, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? और हमारे विकल्प हैं 1912, 1914, 1916 और 1918। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912 है। प्रश्न संख्या 21, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? विकल्प है हमारे वीर रस, श्रृंगार रस, वीर और श्रृंगार रस, और श्रृंगार और करुण रस। तो देखिए, प्रिय प्रवास में श्रृंगार और करुण रस का वर्णन है। ठीक है, क्योंकि इसमें कृष्ण गोपियों के मिलन और विरह का वर्णन किया गया है, तो इसमें श्रृंगार और करुण रस का जो है वर्णन ज़्यादा है। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन वर्ष
के क्रम में पहले आती है? और हमारे विकल्प हैं जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती और विकट भट्ट। तो देखिए, अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त जी की कृतियों की प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो सबसे पहले आता है इन चारों में जयद्रथ वध। ठीक है, जयद्रथ वध आती है सबसे पहले। जयद्रथ वध की अगर हम बात करें कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, तो जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910 है। ठीक है, 1910 है। और इसके बाद क्या आता है? भारत भारती 1912। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912। और उसके बाद आता है पंचवटी 1925। ठीक है, पंचवटी 1925। और अंत में आता है पंचवटी के बाद विकट भट्ट 1929। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है, किससे आरंभ होता है? राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत के वैभव से या फिर सरस्वती वंदना से। तो साकेत के प्रथम सर्ग का जो आरंभ होता है वो सरस्वती वंदना से होता है। तो चौथा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ क्या है? एक महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का रचित जयद्रथ वध खंड काव्य है। जयद्रथ वध में क्या बताया है कि जयद्रथ वध में जब अभिमन्यु की हत्या कर दी जाती है तो अर्जुन जो है क्रोध में जयद्रथ के वध करने का प्रण लेता है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। प्रश्न संख्या 25, मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है हमारे भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी। तो मैथिली शरण गुप्त जी की लोकप्रियता का मूल आधार जो है भारत भारती है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, वृहिणी नारी की मार्मिक व्यथा की किस ग्रंथ में वर्णन हुआ है? विकल्प है हमारे साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया या फिर ये सभी। तो वृहिणी नारी का जो वर्णन हुआ है वो साकेत में हुआ है। उर्मिला वृहिणी नारी है जिसके वृह का वर्णन काफ़ी मार्मिक रूप से किया गया है, जिसकी वजह से साकेत का नवम सर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और प्रसिद्ध भी। प्रश्न संख्या 27 देखिए, साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? विकल्प है हमारे 10, 12, 15 या फिर 7। तो साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, आपको याद रखना है। विकल्प 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और विकल्प है हमारे भारत गीत, पारिजात, पंचवटी, मानसी। रचनाकार हमें दिए गए हैं हरिओध, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इनके मिलान। सबसे पहले आता है भारत गीत। भारत गीत किसकी रचना है? तो भारत गीत रचना है श्रीधर पाठक जी की। ठीक है, श्रीधर पाठक की रचना है। उसके बाद आता है पारिजात। तो पारिजात किसकी रचना है? पारिजात रचना है हरिओध जी की। पंचवटी, पंचवटी रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। और अंत में आता है मानसी। मानसी किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है ए का 4, बी का 1, डी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं भारती गीत के प्रकाशन वर्ष की। तो भारत गीत का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928 है। ठीक है, दूसरा है बी पारिजात। पारिजात के अगर मैं प्रकाशन वर्ष की बात करूँ तो 1937 है। ठीक है, उसके बाद आता है सी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की है पंचवटी। और पंचवटी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1925 है। और अंतिम है मानसी। मानसी किसकी रचना है? त्रिपाठी जी की। और पंचवटी का मानसी के अगर मैं प्रकाशन वर्ष की बात करूं तो मानसी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1927 है। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प 1 जो है प्रश्न 28 का सही जवाब हो जाता है। प्रश्न संख्या 29, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? प्रिय प्रवास, ये चौपदे चौखे नहीं है, चौखे चौपदे है। रस कलश, वैदेही वनवास। दूसरा विकल्प है वैदेही वनवास, रस कलश, चौखे चौपदे, प्रिय प्रवास। तीसरा है चौखे चौपदे,
वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश और अंतिम है रस कलश, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और चौथे चौपदे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि ये रचनाएं हैं किसकी। तो ये रचनाएं हैं हरिऔध जी की। ठीक है, हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब आते हैं सही क्रम इनका क्या होगा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। तो देखिए सबसे पहले आएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रिय प्रवास के अगर प्रकाशन वर्ष की मैं बात करूँ तो 1914 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद आता है चौखे चौपदे। चौखे चौपदे का प्रकाशन वर्ष क्या है 1932। चौखे चौपदे के बाद आता है रस कलश। रस कलश का प्रकाशन वर्ष क्या है 1940। ठीक है, और उसके बाद आता है वैदेही वनवास जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। और विकल्प है हमारे माता, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, युगचरण। दूसरा विकल्प है युगचरण, माता, हिमतरंगिनी, हिमकिरीटनी। तीसरा विकल्प है हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, माता, युगचरण। और चौथा विकल्प है हमारा हिमतरंगिनी, युगचरण, माता, हिम किरीटनी। तो देखिए जब हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हिम किरीटनी। हिम किरीटनी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो हिम किरीटनी का प्रकाशन वर्ष 1941 है। उसके बाद आता है हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी का प्रकाशन वर्ष क्या है 1945। ठीक है, उसके बाद आता है माता। माता का प्रकाशन वर्ष क्या है 1951। ठीक, तो इस तरह से जो तीसरा विकल्प है वो हमारा सही हो जाता है। अगर हम बात करें रचनाएं किसकी हैं, आपको ये भी याद रखना है कि ये रचनाएं किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, जिसको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से रचनाकार को साथ में याद कर लेंगे तो आप ये लगा लीजिए आपके रचनाकार भी साथ साथ जो है तैयार होते रहेंगे। इसीलिए मैं आपको रचनाओं के साथ बता रही हूँ, वरना मैं सिर्फ आंसर भी कर सकती थी। प्रश्न संख्या 31 देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। विकल्प है हमारे सरहपा, पुष्प या पुंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक जी को कहा जाता है। ठीक है, विकल्प 4 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 32, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। विकल्प दिए गए हैं हमें मानसी, स्वप्न, मिलन, पथिक। दूसरा विकल्प है पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी। तीसरा विकल्प है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। और अंतिम है स्वप्न, मानसी, पथिक और मिलन। ठीक है, तो ये हैं रचनाएं जिनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके रचनाकार की। तो इनके रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार है रामनरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, किसकी रचनाएं हैं ये, रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। और अगर हम बात करें इनके प्रकाशन वर्ष की, देखिए आप क्वेश्चन के साथ जो है रचनाकार का नाम डाल लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको रचनाकारों की जो है रचनाएं भी पता चल जाएंगी और रचनाओं के रचनाकार का नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आता है मिलन। मिलन का प्रकाशन वर्ष क्या है 1917। ठीक है, दूसरी आती है पथिक। पथिक का प्रकाशन वर्ष क्या है 1920। उसके बाद आता है मानसी। मानसी का प्रकाशन वर्ष 1927। और अंतिम है स्वप्न। स्वप्न का क्या है 1929। ठीक है, तो ये है रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं। विकल्प 3 जो है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 33, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा। साकेत, झनकार, पंचवटी, भारत भारती। भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत। तीसरा विकल्प है पंचवटी, साकेत, भारत भारती, झनकार। चौथा विकल्प है झनकार, साकेत, पंचवटी, भारत भारती। तो देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जब हम बात करते हैं रचनाओं की, तो ये रचनाएं सबसे पहले किसकी हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो ये रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। अब हम बात करते हैं इनके प्रकाशन वर्ष की। तो सबसे पहले आता है भारत भारती। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ 1912 है। आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा। दूसरा है पंचवटी। पंचवटी का प्रकाशन वर्ष क्या है 1925 है। ठीक है, 1925 है। इसके बाद आता है झनकार। झनकार का प्रकाशन वर्ष क्या है 1929। और अंत में आता है साकेत।
साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1932। तो इस तरह से विकल्प 2 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा गुप्त जी की रचनाओं का। आगे है प्रश्न संख्या 34। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या फिर श्याम नारायण पांडे। तो देखिए, छायावाद का पूर्व आभास मुकुटधर पांडे जी की रचनाओं से होने लगा था, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुकुटधर पांडे जी की रचनाएं जैसे कानन कुसुम, आंसू, इनसे जो है छायावाद की पूर्व आभास की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। प्रश्न संख्या 35। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? और हमारे विकल्प हैं साहित्य संदेश, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका के जो प्रकाशन वर्ष है उसको भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को द्विवेदी युग का आरंभ भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए प्रश्न संख्या 36। राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है और विकल्प है हमारे पथिक, मिलन, मानसी, स्वप्न। तो राम नरेश जी की जो फुटकर कविताएं हैं उनका संग्रह किसमें किया गया है? मानसी में किया गया है। ठीक है, और मानसी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मानसी का प्रकाशन वर्ष है 1927। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 37। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो जो चिरगांव है वो मैथिली शरण गुप्त जी का, और इसके अलावा एक और कवि हैं सिया राम शरण गुप्त। ठीक है, सिया राम शरण गुप्त, इन दोनों का जो जन्म स्थान है वो क्या है? चिरगांव है, क्योंकि ये दोनों ही भाई हैं, मैथिली शरण गुप्त और सिया राम शरण गुप्त। ठीक है, अब आता है चिरगांव पड़ता कहाँ है? तो चिरगांव झांसी प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, झांसी जिले के चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ है, तो दूसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखिए, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? विकल्प है हमारे भारतेंदु, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी का जो है काव्य संग्रह है। और अगर मैं बात करूं इसके कविता कौमुदी, हाँ जी, कविता कौमुदी जो है किसका संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी जी का संग्रह है। ठीक है, कविता कौमुदी के अगर मैं प्रकाशन वर्ष की बात करूं तो इसका प्रकाशन वर्ष 1917 से 33 के बीच माना जाता है। ठीक है, 16 वर्ष लगे थे इसका जो है संग्रह करने के लिए राम नरेश त्रिपाठी जी को। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए, श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है? विकल्प है हमारे साध्य अटन, सुसंदेश, काश्मीर सुषमा या फिर मारत गीत। तो श्रीधर पाठक जी की रहस्यवादी कविता है वो है सुसंदेश। ठीक है, सुसंदेश के अगर मैं बात करूं प्रकाशन वर्ष की, तो इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। आगे चलते हैं। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता सुसंदेश है, और सुसंदेश की अगर मैं प्रकाशन वर्ष की बात करूं तो नहीं, मुझे इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, हरिऔध वैदेही वनवास प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, चंपू काव्य है या फिर मुक्तक काव्य है? तो देखिए, हरिऔध का वैदेही वनवास जो है वो एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक या फिर ये सभी? तो श्रीधर पाठक जी का जो उजड़ ग्राम है यह ब्रजभाषा में रचित है, और आपको ये भी याद रखना है कि उजड़ ग्राम जो है वो गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का अनुवाद है। ठीक है, ये इनकी जो है अपनी रचना नहीं है, बल्कि यह अनुवादिक रचना है जिसको ब्रजभाषा में श्रीधर पाठक जी ने किया है। लेकिन ये गोल्ड स्मिथ की जो रचना है डिजर्टेड विलेज, उसका अनुवाद है, और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? 1889 में 89 में। प्रश्न संख्या 42 देखिए, कविता कलाप किसकी रचना है? और विकल्प है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, भारतेंदु, हरिऔध। तो कविता कलाप किसकी रचना है? कविता कलाप जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है।
ठीक है। और कविता कला आपके प्रकाशन वर्ष को अगर हम कहें तो 1909 में जो है यह प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 43, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? और हमारे विकल्प हैं श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामनरेश त्रिपाठी। तो देखिए, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो है श्रीधर पाठक। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो संपत्ति शास्त्र के जो लेखक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। संपत्ति शास्त्र जो द्विवेदी जी का 1908 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये प्रकाशित 1908 में हुआ था, लेकिन द्विवेदी जी ने 1907 में सरस्वती पत्रिका में जो है इसके कुछ अंशों को प्रकाशित किया था। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी है जो मैं आपको दे रही हूँ कि इसके कुछ अंश जो है 1907 में ही प्रकाशित कर दिए थे सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 देखिए, स्थापना और तर्क। स्थापना है द्विवेदी युग में गद्य पद्य दोनों की रचनाओं की गई हैं, और तर्क है इस युग में खड़ी बोली का विकास हुआ है। हमें बताना है कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं, ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही है, या फिर ए आर दोनों गलत है। तो देखिए, द्विवेदी युग आप आई होप बहुत अच्छे से हो गया होगा। इसके रचनाकार, रचनाएं, प्रकाशन वर्ष सभी जो है, तो आपको बताना है 45 का आंसर क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर द्विवेदी युग के आपको कवियों की रचनाएं, उनका जीवन काल, उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जो भी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचनाएं, प्रकाशन वर्ष, जीवन काल के साथ। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। बेल बटन ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाए, इसलिए बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें।